नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज मैं एनसीईआरटी का 6th क्लास का साइंस में साइंस का ये मेरा दूसरा क्लास है ना। तो पहले क्लास में मैंने फर्स्ट लेसन पढ़ा दी हूँ, ये मेरा दूसरा लेसन है, तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आज पाठ का नाम है वस्तुओं का समूह। क्या नाम है? वस्तुओं का समूह। इसको आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वस्तुओं को समूह, ये 2.1 में क्या बोला है? हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमने देखा कि हमारी भोजन तथा वस्त्रों में अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता आने वाली अनेक वस्तुएं होती है। क्या होती है? अनेक वस्तुएं होती है। हम अपने चारों तरफ कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर, अन्य वस्तुएं हम देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग, गुण भिन्न भिन्न होते हैं ना। आप लोग देखे होंगे, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है दोस्तों? एक मिनट, आप लोग को थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ें अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार के गेंद, रबड़ गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को सम्मिलित कर ले तो इसमें सेब, संतरा, घड़े जैसी वस्तुओं को रखा जा सकता है ना। हमारे चारों तरफ की वस्तुएं हैं। ये अगर नहीं होगा, हमारे आवश्यकता वाले चारों तरफ की वस्तुएं हैं। इसमें क्या है? ग्लास, हम लोग पानी पीते हैं। उसके बाद टेलीफोन है, ये खेलने वाले बच्चों का है, मतलब हर तरह के, मतलब ताले हैं, चारों तरफ का, मतलब हर जगह उपयोग करने वाली चीज़ है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यह दे रहा है कि मान लीजिए कि हम प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को एक समूह बनाना चाहते हैं, ठीक है। प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ को एक क्या बनाना चाहते हैं? समूह। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात, पाइप, नालियाँ, इस प्रकार के बहुत सी वस्तुओं को हम इस समूह में स्थान मिल सकता है ना। प्लास्टिक की क्या चीज़ बनता है दोस्तों? बाल्टी बनता है, लंच बॉक्स बनता है, खिलौने बनता है, जल पात्र बनता है ना। अंततः वस्तुओं को समूह बनाने के लिए बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी होती है। हमारे चारों तरफ की जो वस्तुएं होती है वो एक से अधिक चीज़ों की बनी होती है, ना कि केवल प्लास्टिक के ही चीज़ प्लास्टिक से बनी होती है। उसमें बहुत चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख, मृदा हो सकते हैं। क्या आप भी पदार्थ को और अधिक उदाहरण के लिए विषय पर विचार कर सकते हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं क्रियाकलाप इसमें दिया है 1 में। आइए हम अपने चारों तरफ जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तुएं ला सकते हैं। कुछ वस्तुएं कमरे के अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में क्या क्या आएगा दोस्तों? विद्यालय में बच्चों को क्या मिल सकता है? तो चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बैट, बल्ला, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू, इतना कुछ मिल सकता है और हम इकट्ठे कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच सकते हैं और कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। केवल हम सोच सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर,
सड़क हम लोग देख सकते हैं, दीवार को हम देख सकते हैं, वृक्ष को देख सकते हैं, मतलब पेड़ पौधा को देख सकते हैं लेकिन ला नहीं सकते हैं। दरवाजे को भी हम देख सकते हैं लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते हैं। ट्रैक्टर को भी देख सकते हैं लेकिन विद्यालय में लेकर नहीं आ सकते हैं, कहीं और लेकर जा सकते हैं जहाँ पे खुली हो। ठीक है, आगे बढ़ते यहाँ पे दे रहा है, इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज लकड़ी से बनी होती है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह सभी वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी होती। किससे बनी होती है? नहीं बनी होती, वस्तुओं से नहीं बनी होती है। यहाँ पे उसके बाद नहीं बनी होती। इस प्रकार हम खाना बनाने के लिए उपयोग में होने वाले वस्तुओं को भी पृथक कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे दे रहा है कि आइए हम कुछ और अधिक योजनाबद्ध जानते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 2.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उसे पहचानने के प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जितना उसमें संभव हो। उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना है। क्या करना है? एकत्र करके लिखना है। कुछ वस्तुएं एकत्र करके वस्तुओं को कुछ पदार्थों के बारे में पता लगाना है कि कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थ की पहचान के लिए अपने मित्र, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, क्रियाकलाप 2 में यहाँ क्या दिया है दोस्तों, आइए जानते हैं। सारणी 2.2 में कुछ सामान्य पदार्थ की सूची दी गई। इसके अतिरिक्त जानकारी के लिए एक से अधिक पदार्थ आप इस प्रकार के कॉलम में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिया रहता है दोस्तों वस्तुएं और पदार्थ जिनमें से बनी होती है ना। अब यहाँ क्या आ रहा है दोस्तों, प्लेट, थाली तो किससे बनी होती है? तो इस्पात से, कांच से, प्लास्टिक है, तीनों को मिलाकर क्या बना होता है? थाली। जो प्लास्टिक के जो थालियाँ होती है ना, तो ये इसी चीज़ से बना होता है। अब बताइए पेन क्या चीज़ है? तो प्लास्टिक और धातु के मिलकर बनी होती है। आइए हम नेक्स्ट पर समझते हैं दोस्तों, नेक्स्ट कुछ और समझते हैं। यहाँ पे दिया है, पूछो ये जानना है क्या हमने भी पता लगाया है, क्या हमने भी कुछ पता लगाया है कि पदार्थों एक से अधिक पदार्थ की वस्तु को बनाने में किया जाता है। कोई भी पदार्थ या कोई वस्तु को बनाने के लिए एक से अधिक वस्तुओं को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम प्रयास करेंगे अपनी जानकारी के दैनिक उपयोग में आने वाले उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन पदार्थों से बनी होती है। उन्हें कलम सूची 2 में सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, आइए अब विस्तार से जानते हैं दोस्तों। इन सब सारणी में हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कोई ढंग से समूह में रखा है। इसके पश्चात हमने पाया कि हमारे चारों ओर वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी होती है। कई बार तो कोई वस्तुएं एक ही पदार्थ से बनी होती है। ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी हो सकती है ना। आप लोग उदाहरण बताए हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है, फिर भी एक पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है। यह कैसे सुनिश्चित किया जाता है? अब यहाँ पे आ रहा है सामान्य पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। यहाँ पे दे रहा है पदार्थ। अब यहाँ आ रहा है लकड़ी। लकड़ी का क्या चीज बनता है दोस्तों? तो कुर्सी बनता है, मेज बनता है, हल बनता है, बैलगाड़ी बनता है और इसके पहिए भी बनती है। अब बताइए कागज का क्या क्या बनता है दोस्तों? कागज का नोटबुक, पुस्तकें, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, है ना। चमड़ा क्या बना होता है दोस्तों? तो जूता बना होता है। प्लास्टिक का तो बहुत कुछ बना होता है। रुई से तो पता ही होगा आपको। आइए हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ दे रहा है कि किसी भी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है ना। अब हम जानेंगे पदार्थों के गुण। क्या आपने यह कभी जानने का प्रयास किया है कि गिलास
कपड़ा का क्यों नहीं बनाया जाता है? आप लोग देखे होंगे प्लास्टिक का गिलास बनता है और स्टील का गिलास, लेकिन कपड़ा का गिलास क्यों नहीं बनता है? यह ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्य द्रव को रखने के लिए करते हैं, इसीलिए हम कपड़े का गिलास नहीं बनाते हैं। आप लोग को शायद पता होगा। अब हम नेक्स्ट पे आ गए। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? क्या मजाक का प्रतीत नहीं होगा? होगा, है ना, क्योंकि कपड़ा का गिलास नहीं होता है दोस्तों। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा अधिक या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो क्या करे, जल को रोक सके। इसी प्रकार खाना पकाने के लिए, पात्र में बनाने के लिए कागज का प्रयोग करना कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तब हम देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना चाहिए। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पे समझते हैं दोस्तों। यहाँ भी दे रहा है कि उन पदार्थ के गुण तथा उपयोग किए जाने वाले वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थ के वह गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों और कुछ समझते हैं। आइए अब देखिए, दिखावट क्या है दोस्तों? दिखावट, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, मतलब अलग दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में कोई समानताएं हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। तीनों एक हो सकते हैं लेकिन लकड़ी नहीं हो सकते। अब हम समझेंगे दोस्तों क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थ में गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम शीट, चौक का छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली पदार्थ दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थ के एक समूह में पृथक कीजिए, मतलब अलग कीजिए, है ना, जो चमकता हो। आप जैसे ही अपने शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटे, ताजे कटे पृष्ठों का ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। ठीक है, क्या आप अन्य पदार्थ में इस प्रकार के कोई भी चमक त्रुटि देखते हैं? जैसे ही संभव हो सके किसी भी ढंग से उसे काटिए। ऐसा आप जितने भी पदार्थ के साथ कर सकते हैं कीजिए। त्रुटिवान, त्रुटिहीन पदार्थों की सूची बनाइए और काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठ को देखिए, कटा हुआ है। धातु के टुकड़े को इन छुती के ध्रुति के देखने के लिए काटना पड़ता है। यहाँ पे कह रहा है रीगमाल से रगड़ कर यह देख सकते हैं कि ये ध्रुतिवान है अथवा नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की ध्रुति होती है वे प्रायः धातु होते हैं, जिसमें नहीं होती है वो धातु नहीं होते हैं। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं का उदाहरण है। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक को खो देते हैं और ध्रुतिहीन दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ऐसा उन पर वायु नमी की अभिक्रियाएं के कारण होती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही ध्रुति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें, क्योंकि जो लोहा कटा रहता है तुरंत का धातु, वो क्या होता है, चमकदार होता है, उसमें चमक होती है। देखने का प्रयास कीजिए इसमें ध्रुति है अथवा नहीं है। अब हम आ रहे हैं कठोरता पर। यहाँ पे दे रहा है कठोरता। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथ से दबाते हैं, उनमें से कुछ को दबाना संपीड़ित करना कठिन होता है। मान लीजिए आप कुछ चीज़ के रुई को दबाए तो दब गया, है ना, लेकिन अगर आपको लोहा को दे दिया जाए दबाने के लिए तो दबेगा नहीं, दबेगा ना। जब भी कुछ अन्य पदार्थ अन्य आसानी संपीड़ित हो
हो जाता है तो धातु की एक चाबी लीजिए। इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई भी पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठ को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच दीजिए। किसको खरोंच दीजिएगा दोस्तों? मोमबत्ती को। उसके अलावा और क्या चीज़ है? लकड़ी को। एल्युमिनियम को नहीं कर पाइएगा। पत्थर का टुकड़ा कीजिएगा, नहीं हो पाएगा। चौक का आप आराम से कर सकते हैं। जबकि कुछ अन्य पदार्थ होते हैं जो इतना आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता है। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जाए और खरोंचा जा सकता है क्या कहलाता है? जो आसानी से खरोंचा जा सकता है, जिसको आसानी से हम दबा सकते हैं, ठीक है, उसको काट सकते हैं, तो क्या होते हैं? कोमल पदार्थ होते हैं। लेकिन जबकि अन्य पदार्थ जिसे संपीड़ित करना कठिन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कठोर पदार्थ कहला। उदाहरण के लिए रुई, स्पंज, कोमल, जबकि लकड़ी क्या है? कठोर है। मान लीजिए रुई है, स्पंज है, उसको हम दबा सकते हैं, क्या होता है? कोमल होता है। बाकी लकड़ी जो होता है कठोर होता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद आ रहा है दिखावट में पदार्थों के विभिन्न गुण होते हैं, जैसे द्रुति, कठोरता, रुद्र अथवा चिकना होना। क्या आप अनेक गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे विलय और अविलय क्या होता है। आइए हम क्रियाकलाप 4 में जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों? विलय और विलय। कुछ ठोस पदार्थ जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत, लकड़ी के बुरादे के नमूने को इकट्ठा कीजिए। कांच का 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार से इस गिलास में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंत वस्तु को चम्मच से बिलोड़ित कीजिए। धीरे धीरे हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और परीक्षण कीजिए। पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थ का क्या होता है। आइए हम इसको बढ़िया समझते हैं। देखिए कौन कौन सा पदार्थ घुल जाएगा, नोट कीजिएगा 2.3 में, ठीक है। आइए हम समझते हैं। देखिए क्या हुआ, कौन सा गल गया है भाई? ये वाला गल गया है। तो चीनी वाला जो होता है भाई गल जाता है आराम से। अब उसमें बालू डाल दीजिए, वो गलेगा? नहीं गलेगा, जैसे कि तैसे ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जल में लुप्त हो जाता है। जल में लुप्त होते लुप्त नहीं होता है। नमक क्या होता है? जल में पूर्णतः लुप्त हो जाता है। चीनी क्या होता है दोस्तों? चीनी नहीं हो पाता है, लेकिन घुल जाता है, लेकिन इसमें तो दिया कि नहीं होता है। चौक पाउडर क्या होगा? वो जम जाएगा नीचे जाकर। बालू क्या होगा? वो भी जम जाएगा। लकड़ी की बुराद क्या होगा? वो भी जम जाएगा, है ना। आइए आगे हम समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों कि आप यह पाएंगे कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, अर्थात घुल गए, विलीन हो गए। हम ये कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय है, अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलेपित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ जल में अविलय है। क्या है? अविलय है। चूँकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसीलिए हमारे शरीर के प्रकारों में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाता है? आइए हम क्रियाकलाप 5 में समझते हैं। क्रियाकलाप 5 में समझते हैं क्या होता है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल, अन्य किसी द्रव को नमूने एकत्र कीजिए। कांच का एक गिलास लीजिए और
उसमें आधा जल से भरिए और उसमें आधा चम्मच कोई द्रव मिलाइए, मतलब कोई भी तेल मिलाइए। भली भांति विलेपित कीजिए कि इसमें 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और प्रशिक्षण कीजिए। क्या द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है? आप बताइए, क्या मिश्रित हो गया है? आपको दिख रहा होगा दोस्तों यहाँ पे क्या मिश्रित हुआ है। आप तेल डालें, ये तो इसमें कुछ नहीं डाला है भाई, जल है तो भाई पूरा दिख रहा है। इसमें हुआ है? नहीं हुआ है ना, ये देखिए इसमें दिख रहा है। मिश्रित हुआ है? नहीं हुआ है, कभी भी मिश्रित नहीं होगा। आइए हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है कुछ देखो यहाँ पे क्या दिया है, कुछ द्रव जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है किरोसिन है, ये क्या है, जल में किरोसिन तेल को मिलाया गया है, तो क्या है, पूरा मिक्स हो गया है। ये वाला जो हुआ है नहीं हुआ, ये क्या है, सरसों तेल है। तो कुछ क्या होता है, मिक्स हो जाता है, कुछ नहीं हो पाता है ना। आइए हम आगे देखते हैं। 2.5 में जितने अधिक अन्य द्रव आपको उपलब्ध हो सके उन सभी पदार्थों को इस प्रकार प्रयोग को दोहराइए और प्रशिक्षण के सारणी 2.4 में लिखिए। यहाँ पे देखते हैं, हम ये देखते हैं कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं, कुछ अन्य द्रव जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं, अतः कुछ समय तक ऐसे ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आते हैं, समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, अब आप नींबू का रस डालिएगा दोस्तों पानी में तो दिखाई देगा। अगर आप लोग, गर्मी के दिन आ चुका है दोस्तों और आप लोग शरबत पीते होंगे है ना, तो उसमें डालते होंगे तो घुल जाता है ना, नहीं दिखाई देता है, तो उसमें हो जाए सिरका, नींबू का रस तो दिखाई देगा भाई। सरसों का तेल उसमें भी दिखाई देगा, नारियल का तेल वो भी दिखाई देगा, किरोसिन भी दिखाई दे। बुझो ये सुझाव देते हैं कि हमें ये जांच करनी चाहिए जिन द्रवों का उपयोग किया जाता है क्या जल में अतिरिक्त अन्य पदार्थ के भली भांति मिश्रित हो जाता है या विलीन हो जाता है। आइए समझते हैं इसको। हमें दे रहा है कुछ गैसें जल में विलय हैं जबकि अन्य नहीं। सामान्य जल में कुछ गैसें थोड़ा समय में विलीन हो जाता है। उदाहरण में जल में विलीन ऑक्सीजन से जल में रहने वाले जंतुओं पादपों को उत्तरजीविता के लिए अत्यंतिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे समझते हैं। वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 से आपने कुछ द्रव के साथ ऐसा देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाते हैं वे जल के पृष्ठ में आकर तैरने लगता है। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन में क्रियाकलाप 6 में क्या इसमें हम लोग सब्जी डाले हैं तो ये डूब जाएगा। अगर आप चावल डालिएगा तो कहाँ जाकर गिरेगा दोस्तों, जल में डूबती और तैरती वस्तु। ये देखिए, ये पत्ता का पेड़ का पत्ता है, तो अगर आप जल में डालिएगा तो कभी नहीं डूबेगा दोस्तों, तैरते रहेगा। या ऐसा कुछ कागज का लीजिए, उसको डाल दीजिए तो वो भी ऐसे ही तैरते रहेगा। लेकिन नहीं, अगर आप सिक्का डालें, उठाकर सिक्का डालें पानी में तो क्या करेगा, सबसे नीचे वाली परत में चला जाएगा, वो तैरेगा नहीं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों। यहाँ पे दे रहे लगे थे अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुँच गए। क्या ये सही है? सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इस तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिसे आप गिलास में जल में डालते हैं, इनका सब क्या होता है। अगर आप कंकड़ उठा कर फेंके तो कहाँ जाएगा दोस्तों, नीचे चला जाएगा। अगर आप पत्ता को डालिएगा तो तैरते रहेगा। ठीक है, अगर आप मध डाले हैं तो मध कभी भी नहीं जाएगा पानी के अंदर, क्या करेगा, तैरते रहता है। बूझो यह चाहता है आप उसे जल में तैरने वाले, जल में डूबने वाले पदार्थों को 5 उदाहरण दें। द्रव जल जैसे तेल, यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है अन्य द्रव जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार प्रशिक्षण कीजिएगा, आइए समझते हैं। अप्रदर्शिता दे रहा है।
आपने लुका छिपी खेला होगा, है ना, खेल खेल में खेला होगा। हर कोई बचपन में खेलता है, बहुत मज़ा आता है। उन स्थानों पे के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहोगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दे। आपने इन स्थानों को क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? नहीं, क्योंकि शीशे की खिड़की से कोई जो भी मतलब गया है, आपका पार्टनर चोर पड़ा हुआ है, एक सिपाही मतलब ये होता है, कुछ छुपने वाला होता है, एक चोर पड़ता है, चोर को भेजा जाता है, तो वो देख लेगा तो भाई क्या होगा, तुमको भी चोर बनना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहता है कि वहाँ पे दिखाई ना दे, ठीक है, छिपना चाहता है। अब हम नेक्स्ट पे आ गए दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से आपका मित्र शीशे से देखकर आपको पता लगा लेगा। इन्हीं पदार्थ और सामग्री से जिसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकते हैं उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिसे हम देख सकते हैं, देखा जा सकता है किसी भी शीशा से या किसी पर्दा के आड़ से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शी। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ आ गए कांच, जल, वायु, कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। प्रायः दुकानदार बिस्किट, मिठाई या अन्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पदार्थों में रखना अधिक पसंद करता है। क्यों? देखिए, अब दुकानदार क्या करता है, ये सब जितना सामान, चॉकलेट, बिस्किट, मिक्सचर, उसको शीशा में बंद करके रखता है। क्यों रखता है दोस्तों? क्यों रखता है? ताकि बाहर का जो भी बच्चे आए, जो भी ग्राहक आए खरीदने के लिए, उन्हें बाहर से ही दिख जाए कि ये है, ये चॉकलेट है, ये चिलगम है। इसीलिए क्या करता है, वो शीशा में रखता है। यही पारदर्शी है, जो हमें दिख जाए आसानी से, वो है पारदर्शी। अब देखिए, इसके आगे समझते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें हम वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी, जिसको हम नहीं देख पाते उसको अपारदर्शी, जिसको हम देख सकते हैं उसको हम पारदर्शी। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, आपने ये नहीं बता सकता है कि बंद लकड़ी के बक्स में गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर क्या रखा है। लकड़ी, गत्ता तथा धातु अपारदर्शी पदार्थों का उदाहरण है। ठीक है, क्या अब हम ये समझते हैं कि हम बिना किसी भांति के सभी पदार्थ वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी के सामूहिक कर सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है दोस्तों, कागज के एक शीट लीजिए, इससे होकर किसी पदार्थ बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने प्रशिक्षण नोट कीजिए। अब कागज के शीट में दो तीन बूंदे का तेल, मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज के इस भाग में जहाँ तेल फैलता है, प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? आप क्या पाते हैं? अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनमें से होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकते हैं, इसे हम पारदर्शी कहते हैं। जिस चीज़ को हम देख सकते हैं लेकिन स्पष्ट रूप से, मतलब साफ साफ नहीं देख सकते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। ठीक है, कागज पर लगे तैलीय धब्बे को याद कीजिए, जिसका प्रयोग खाद्य पदार्थों के वसा के लिए प्रशिक्षण करने में किया था। वही पारदर्शी था। क्या आप पारदर्शी पदार्थों में कुछ और उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं। यहाँ पे दे रहा है, हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा प्रभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली दूसरी ओर प्रशिक्षण कीजिए। यह वह जानना चाहती है, क्या आपकी हथेली पारदर्शी है?
क्या आपकी हथेली पारदर्शी है या अपारदर्शी है या पारदर्शी है या प्रभासी है? क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? जी हाँ, अगर आप टॉर्च को ऐसे कीजिए फिर भी आपसे उसमें से लाइट निकल कर दूसरी तरफ जा सकता है ना। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं कठोर क्या है? अपारदर्शी। अविलय क्या है? एक मिनट, इसको हम देख लेते हैं दोस्तों, ये है क्या? प्रमुख पदार्थ है ना। धुति में चमकीला। विलय पदार्थ पराभासी है। धातु पारदर्शी है। हमने ये सीख लिया कि पदार्थों को अपनी भिन्न दिखावट होती है। इसके जल अथवा द्रव्य में मिश्रित होने के ढंग भिन्न भिन्न होते हुए जल में तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी, अपारदर्शी, प्रभासी हो सकते हैं। पदार्थों के समूह गुणों पे समानता और विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हमें पदार्थों के समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूचन अथवा समूहों के लिए करते हैं। घरों में हम वस्तुओं को भंडारण सामान्य इस प्रकार करते हैं। एक जैसी वस्तुओं को एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्थाएं द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कुछ प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज दाल का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। ठीक है। अब यहाँ रहा इस प्रकार के समूहों का लाभप्रद होने के लिए दूसरा कारण है। पदार्थ को इस प्रकार समूहों में बांटकर उसके गुणों का अध्ययन, इन गुणों में किन्हीं का पैटर्न का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में अधिक अध्ययन और हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। ये क्या है? देखिए दोस्तों, अपारदर्शी है। क्या है? अपारदर्शी। रुद्र, विलय, अप्रभासी और पारदर्शी जो होते हैं क्या होते हैं दोस्तों? अपारदर्शी। तो दोस्तों आज आपका वस्तुओं का समूह बनाना ये आज चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कैसा लगा ये आज हमारा एनसीईआरटी का विज्ञान का दूसरा क्लास, है ना। उम्मीद करती हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और दूसरे तक भी शेयर कीजिएगा। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। तो आगे आने वाले क्लास में फिर से लेकर आऊँगी। तो बाय दोस्तों।